कुछ घोंगे, सींग और पेड़ है वहाँ पे। ये कब आता है ये आप बता नहीं पाए, है ना। 50-50, 100-100 डियर्स एक साथ पूरे खेतों में घुसते हैं और उसकी फसल। एक लेवल तक कोई भी बॉडी में सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद में अगर केमिकल क्वांटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो मर जाएगा। क्या खास बात है इस बर्ड की? रोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं धार डिस्ट्रिक्ट के मनावर तहसील में बालिपुर बुजुर्ग के निवासी। बालिपुर बुजुर्ग। जी सर। मनावर के आसपास कोई धार्मिक स्थल? सर मनावर के आसपास धार्मिक स्थल में सर धर्मपुरी आता है सर। धर्मपुरी तहसील में ही सर। तो बिलवा मरतेश्वर महादेव मंदिर है, नर्मदा नदी के किनारे। हाँ। तो क्या खास बात है उस मंदिर की? सर वो एक पौराणिक तीर्थ स्थल माना जाता था। वहाँ पे महाभारत के समय अज्ञात जब पांडवों का था, सब वो आए थे, यहाँ पे रहे थे, और उन्हीं पे युधिष्ठिर जी के नाम पर धर्मपुरी का नाम रखा गया। और एकदम पिन पॉइंट अगर बोलना चाहें तो उस स्थान का? सर वो, धर्मराज से धर्मपुरी निकला है सर। और एक आइलैंड है, हाँ, टापू है सर। ये शब्द मुंह से आना चाहिए, है ना। नदी के बीच में है वो। ये सर टापू। जी। यस। तो ये आपको ठीक है। धार जिले में फॉसिल मिलते हैं, जी सर। है ना। ये कहाँ पर है, काय के फॉसिल हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जीवाश्म जो मिले हैं, जो शाकाहारी डायनासोर और जो शाक के वो जीवाश्म मिले हैं, नर्मदा नदी के किनारे और मिले थे, जो 66 मिलियन ईयर के पुराने माने जाते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान बाग में बन रहा है। वहाँ पे भी शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म के अंडे रखे गए हैं। और उसके फॉसिल फ्यूल कुछ मांडू में भी है, वहाँ पे भी मिले हैं। सर एक शाकाहारी डायनासोर की प्रजातियां रहती थी, और वहाँ पर अ, जो कुछ बहुत पुराने पेड़ों के जीवाश्म भी मिले वहाँ पे। हाँ। नर्मदा नदी के किनारे से। हाँ। कुछ ऐसे जीवाश्म भी हैं उसमें जो पेड़ों के हैं, पानी में थे। कुछ घोंगे, सींग और पेड़ है वहाँ पे। ये केवल डायनासोर के अंडे हैं? नहीं सर, डायनासोर के अलावा जीवाश्म पेड़ पौधों के भी मिले। पेड़ पौधों के मिले। जी सर। ये जो मैं बोल रहा हूँ सीप, घोंगा, यस इसके भी हैं? सर। इसके मेरे पढ़ने में नहीं आया सर। नहीं आया। क्या ये जमीन कभी समुद्र के अंदर थी जो आज ऊपर उठ गई है, ये सही बात है क्या? जी सर, वहाँ पर शार्क और इसके भी जीवाश्म मिले हैं। मिले। इसका मतलब क्या हुआ? पहले सर वो समुद्र के पहले वो जमीन पानी में डूबी हुई डूबी थी, थी। ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया था वो बाहर आ गया? मतलब अब जो है वो जमीन है और खूब ऊंची जमीन है, समुद्र तो बहुत नीचा है वहां से। तो क्या हो गया ऐसा, और क्या कारण हो सकते हैं, और इस घटना को प्रकृति में क्या बोलते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाए। सर पहले जो सब जितने भी कॉन्टिनेंट थे सब आपस में जुड़े हुए थे। तो फिर सर वो धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट किया। जैसे लोरेंथिया और गोंडवाना लैंड, इसका हिस्सा भारत है। तो उस समय शायद ये भारत का निर्माण उसी समय हुआ था, या सभी देशों का निर्माण जो अलग अलग बढ़ते गए कॉन्टिनेंटों का निर्माण डिप थ्योरी के अनुसार सर उसी समय, इस वजह से शायद सर वहाँ पे जीवाश्म मिले। ठीक है। मेरा सवाल ये था कि जमीन में डूबा हुआ हिस्सा ऊपर क्यों आ गया, ये प्रश्न था। सर यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने की वजह से हाँ। उस वजह से जमीन का हिस्सा ऊपर आ गया। तो प्लेट्स का मूवमेंट होता ही क्यों है? सर जो धरती के अंदर
मैग्मा पाया जाता है, उसकी वजह से सर हम्म। मूवमेंट होता है प्लेट्स का, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनका मूवमेंट होता है। तो क्या दोनों डायरेक्शन में होता है, जैसे मतलब ऐसे कहूँ और ऐसे कहूँ, या एक ही साइड में ऐसे ही कह सकते चले गए फिर एक दूसरे को चढ़ गए, कैसा होता है मोमेंट? सर इनका अलग अलग दिशाओं में भी होता है, और सेम डायरेक्शन में भी होता है, और पैरेलल मूवमेंट भी होता है सर। क्या प्रभाव हुआ इसका जिससे कार से ऊपर उठ गई? सर इससे माउंटेन का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण। कैसे? जब दो जब तो प्लेट टकराती है, यदि दोनों कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, टकराने से माउंटेन का निर्माण होगा, और यदि ओशियन प्लेट टकराती है तो मिड ओशियन रीजन का निर्माण होता है। तो इस कारण से तो ये जो जमीन में जो पानी डूबा हुआ है सतह ऊपर उठ गया, यस और ये सब बाहर दिखने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये थ्योरी है जो आपने बताई है, क्या नाम है इस थ्योरी का? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट धार में वाइल्ड लाइफ के हिसाब से पूछें तो बड़ा प्रसिद्ध एक बर्ड मिलता है, जी सर। क्या है? सर खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी कहाँ मिलेगा, क्या नाम है उस जगह का? सर सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी पाए जाते हैं, कहा जाता है, लेकिन सभी कोई मिलने के साक्ष्य में मिले नहीं बहुत दिनों से। या अभी कॉरिडोर बने हैं, लेकिन वहाँ पे पक्षी की उपस्थिति दर्ज नहीं की। नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। सर जैसे सरदारपुर में खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन वहाँ पे अभी पक्षी मिल नहीं रहे सर। कि वो अभी नहीं मिल रहे हैं, आपका क्या मतलब है? सर वो क्या सारांश है? सर वो प्रवास करते हैं, प्रवासी पक्षी, ठीक है। प्रवासी पक्षी, इस वजह से सर अभी उपस्थित नहीं है वहाँ पे। प्रवास कब करते हैं पक्षी? सर उसका अभी जो टाइमिंग है सर, उसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है सर, सॉरी सर। इस पक्षी का नाम जूलॉजिकल? सर लेजर पे लेजर। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। लेजर तो ठीक है आपका, यस और आगे सर वो कोई अभी याद नहीं। याद नहीं आ रहा है। लेजर फ्लोरिकेन, यस सर लेजर खरमोर, खरमोर है ना? यस सर। क्या ये कब आता है आप बता नहीं पाए, है ना? जी सर। कुछ मौसम है विशेष, याद करिए। सर नहीं। क्या खास बात है इस बर्ड की, इस चिड़िया की क्या खास बात है? कभी देखी है आपने? सर ऐसे फोटो देखिए। फोटो देखा है, यस कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। यस क्या बिहेवियर है इसका, क्यों आती है और क्यों चली जाती है, इतना बताइए। सर। प्रवासी तो है यस ना? तो थोड़ा सा बताइए कि क्यों आती है, क्यों चली जाती है? सर जो मैक्सिमम जो सर प्रवास इसीलिए किया जाता है कि या तो प्रजनन के समय होता है, या उनको खाने के लिए, या जो इन्वायरमेंटल चेंज होता है उस वजह से प्रवास करते हैं सर। प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए बचने के लिए, या प्रजनन के लिए प्रजनन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। इसमें दो शब्द होते हैं, प्रवास और अप्रवास। यस मतलब इमिग्रेशन और मिग्रेशन, माइग्रेशन और इमिग्रेशन, थोड़ा बताएंगे? सर इमिग्रेशन सर जैसे एक ही कंट्री के आसपास ही हो शायद सर, एग्जैक्ट नहीं पता सर। नहीं बता पाए, यस ठीक है। आ, धार में जो ये नर्मदा नदी है, जी धार के लिए क्या उपयोगिता है? सर। सर जीवनदायिनी नदी है सर, वहाँ पे जो धार में सर जो एग्रीकल्चर हो गया, या पीने के पानी में बहुत उपयोगिता और धार्मिक महत्व भी उसमें बहुत। क्या कोई नर्मदा जीवनदायिनी तो है, लेकिन अगर जीवनदायिनी जीवन लेने वाली बन जाए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा ना? जी सर। तो ऐसा कौन से कारण है जिससे नर्मदा नदी जीवन देने के बजाय लेने की स्थिति में ना आ जाए, आज नहीं तो कल? क्या ऐसा हो रहा है? सर जो इंडस्ट्रियल जो
प्लांट से वो वाटर निकल रहा है उसका, तो उसको नर्मदा नदी और इनमें वो प्रवाहित किया जाता है। इस वजह से उसमें केमिकल मतलब पॉल्यूटेड हो रही है नर्मदा नदी। हम्म। फिर कुछ कृषि से संबंधित भी कुछ केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं, वो इधर बहकर उसमें नर्मदा नदी और इनमें मिल जाते हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है नर्मदा नदी का। और कोई मतलब ये तो हुआ कि सीधा सीधा जहर डाला, जहर मिट्टी में और पानी के बदले में इसके साथ देकर नदी में चला गया, नदी के इकोसिस्टम को खराब करेगा, यस पानी वापस हमारे पास आएगा, पी लेंगे, ये तो एक समझ में आया। यस और इसका कोई दुष्प्रभाव? आपने कीटनाशक क्यों डाला था? सोचिए थोड़ा सा, सर। फिर बताओ। सर कीटनाशक सर जैसे फसलों में कीटों से बचाने के लिए या खरपतवार को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है सर। किससे बचाना था? सर कीटों क्यों डाला? मेरा सवाल था क्यों डाला कीटनाशक, जहर क्यों डाला था? सर अच्छी फसल के लिए डाला गया था सर। अच्छी फसल कब होगी? सर सर अच्छी फसल जब होगी, जब उर्वरक को अच्छा उपयोग किया जाएगा तभी अच्छी फसल होगी। जैविक खेती का नाम सुना है? जी सर। तो ये रसायन डालने से क्या जैविक खेती प्रभाव पड़ेगा? सर सर जैविक खेती, उसमें सर केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, उसमें मुख्यतः सर जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं या कंपोस्ट खाद और इनका उपयोग करके उपयोग किया जाता है। जैविक खेती माने बिना कीटनाशक वाली खेती यस आप कह रहे हो। तो कीटनाशक डाल रहे हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों कीटनाशक से अभी सब जैविक खेती और मार उस पे आप हम सब चिंतित हैं? सर कीटनाशक पर सर मानव पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और उसके उसके आसपास इन्वायरमेंट उस पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बायो एक्यूमुलेशन बढ़ेगा जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी सर। तो खाद्य श्रृंखला बचाएंगे तो जैविक खेती उत्पादन अगर करोगे तो उतना तो उत्पादन होगा नहीं। फिर देश भूखा मरने लगेगा, फिर क्या इलाज है? इलाज क्या है? सर सर जेनेटिकली मॉडिफाई जो किस्म है उनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कीटनाशक का उपयोग कम किया जा सके। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी सॉल्यूशन नहीं। सर यदि जैविक खेती करते हैं तो सर इतना उत्पादन नहीं हो पाएगा जितनी हाँ। रिक्वायरमेंट है कंट्री की। इसका एक ही सोल्यूशन, या तो फिर मॉडिफाई किस्मों का उपयोग किया जाए या फर्टिलाइजर यूज किया जाए। मेरा सवाल ये है कि हम लगातार कीटनाशक बढ़ाते जा रहे यस हैं, उत्पादन क्षमता तो हमने बढ़ा ली, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो कीटनाशक डालने के बाद भी उसका प्रभाव नहीं रहेगा, यस और कीटनाशक के कारण से हमारा कुछ इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, या खाद्य श्रृंखला शब्द आपने वापरा, यस तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। यस तो खाद्य श्रृंखला क्यों टूट जाती, होती क्या है और क्यों टूट जाती है, थोड़ा इसका बताइए। सर खाद्य श्रृंखला सर प्रत्येक प्राणी जो पृथ्वी पर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से अपने पोषण की पूर्ति या भोजन की पूर्ति करता है। तो यदि हमने अत्यधिक कीटनाशकों और इनका उपयोग किया तो एक समय ऐसा आएगा कि जो फसलें होते हैं उनके प्रति इतना रजिस्टेंट नहीं हो पाएगा कि अ, जो कीट है वो भी मॉडिफाई हो जाएंगे अपने समय के साथ में, तो उन पे कीटनाशकों का प्रभाव पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा बराबर। तो अच्छा, एक शब्द आपने सुना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? नहीं। ये सर सुना है? क्या होता है? सर इसमें सर समय के साथ में जो फूड चेन में कि जो केमिकल है इनका इंटर करना होगा फूड चेन में, एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में जाते जाते ये केमिकल बढ़ते जाते हैं सर, हाँ। जिससे सर जो ह्यूमन पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है और खाद्य श्रृंखला पर भी। तो अल्टीमेटली क्या होता है उसका दुष्परिणाम? सर उससे सर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है यस। सर, और कुछ रोग जो होंगे जो मानव के कंट्रोल के बाहर भी हो सकते हैं, डेथ। डेथ हो सकती है। तो अभी जो कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, यस हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो एक लेवल तक कोई भी बॉडी में
सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद में अगर केमिकली क्वांटम और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो मर जाएगी। तो एक लिमिट है उसकी, लीथल डोज जब हो जाएगी तो मर जाएगी। इसी के कारण से ये जो बवाल मचा है कि जैविक खेती करें, कीटनाशकों का कम प्रयोग करें, मिट्टी को जहरीली होने से बचाएं, हवा को बचाएं, पानी को बचाएं। तो जब आपकी नदी ही दूषित हो गई तो सब कुछ दूषित हो जाएगा। ओके, तो धार के मांडू में एक स्पेशल करना चाहिए, वहाँ की लोकेलिटी में एक वृक्ष होता है, जी उसका नाम बताइए। सर वो जो खुरासानी इमली बोलते हैं सर, हाँ। वो बाओ इमली होती है सर। हाँ, इस जो लोकेलिटी धार में पाई जाती है और उसको अभी प्रमोट भी की गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, उसका संरक्षण और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्या उपयोग है उसका? सर उसको सर वो मेडिकली उसका उपयोग किया जाता है कि सर वो रोगों के लिए कुछ उपचार में, तो उसको खाने से सर एक प्यास कम लगती है सर। लोकली ये माना जाता है कि उसको बाओ इमली खाने से थोड़ी प्यास कम लगती है। ओके, इसका कोई बॉटनी का नाम हो यार तो बताइए, बोटनिकल नाम। कैसा होता है पेड़, देखा आपने कभी? जी सर। इसको क्या खास बात है इसके, इसमें इस पेड़ की सर कैसे पहचानेंगे कि पेड़ को? सर इसकी हाइट छोटी होती है, लेकिन सर ये पेड़ बहुत ही डायमीटर बहुत बड़ा होता है और उसमें जो इमलियाँ लगी रहती है वो लालटेन की तरह दिखाई देती है। एक लालटेन टंगा हुआ है जैसे दिखती है। इसको कल्पवृक्ष भी बोलते हैं, सही है बात ये? सर इसके बारे में पता नहीं। कुछ जगह इसको कल्पवृक्ष भी बोलते हैं, बॉटनिकल नेम आपने नहीं बताया है यार। सर एडल्सोनिया डिजिटाटा। अब इसकी भी वहां पर धीरे धीरे कमी होती जा रही है, जी सर। ठीक है। तो नर्मदा नदी में एक मछली है जिसका उत्पादन तेजी से गिर रहा है और खाद्य श्रृंखला उसके कारण से प्रभावित होने में का लगभग समय आ गया। उस मछली का नाम बता सकते हैं? सर सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं सर। हाँ, इस मैं गेस कर सकता हूँ सर। टोरटोर मछली सर वो। एग्जैक्टली, सर उसका टोटोरी है। ये सर लोकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको? महासीर बोलते हैं महासीर बोलते हैं। सर। तो टोटोर आपने बिल्कुल ठीक बताया, महासीर भी ठीक बताया। लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? सर मैं अगर मछली बाजार में जाऊंगा तो किस नाम से बिकेगी मछली? सर ये सर पता नहीं सर, लेकिन सर कतला सर। बाड़स, टोरटोर, है ना? इसका राष्ट्रीय मतलब हमारे राज्य में इसको क्या दर्जा दिया? सर वो राजकीय मछली। राजकीय मछली, यस राजकीय मछली घोषित कर दिया। सरकार कुछ कर रही है उसे बचाने के लिए? यस सर। अभी मछली सर वो मछली पालन केंद्र खोले गए हैं जिसमें टोटोर मछली को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कहाँ पर? सर ये सर बड़वा के आसपास है। बढ़वा में कहाँ पर? सर ठीक है, बढ़वा तो ठीक है, बढ़वा तक तो ठीक पहुंचे हो। यस बढ़वा में वन विभाग का एक सेंटर चला रखा वन विभाग ने, जहाँ पर उसे कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और कलेक्शन सेंटर के रूप में उसको बना रखा है। उसका फाउंडर हूँ और स्टेट बायोडायवर्सिटी और नेशनल बायोडायवर्सिटी का भी हमने नॉमिनेट किया था, स्टेट बायोडायवर्सिटी प्राप्त हो गया उनका, ठीक है। तो वो स्टेट फिश है, टाइगर फिश भी कहलाती है। नर्मदा में पहले बहुत केच होता था, अब नहीं होता, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे तरफ से इतना ही है मैडम। ठीक है रोहित जी, आप अभी पटवारी भी हैं, कुछ सीखा वहाँ पे अभी तक? मैम अभी मैंने 4 लिया है। मैं अभी गया था तो हमें जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ अभी काम किया है, जाना है वहाँ पर? कहाँ पर है पोस्टिंग आपकी? सर मैं मेघनगर में, तहसील मेघनगर झाबुआ में है। तो झाबुआ में तो काफी आदिवासी जनजाति हमारी है ही, है ना, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते ही हैं। तो काफी डिस्प्यूट्स होते हैं ना राजस्व के साथ में वन विभाग के, खासकर जो दोनों की बाउंड्री होती है उससे रिलेटेड कुछ मालूम है क्या आपको? मैम अभी एक मीटिंग में वन विभाग से वन ग्राम से राजस्व ग्राम के लिए मांग उठी थी और उसके लिए कुछ आवेदन किए गए। तो देखा था आपने फील्ड में जाकर के? फील्ड सर जी मैम जन सुनवाई थी तो फील्ड में नहीं देखा अभी। तो ये बताइए कि अगर किसी क्षेत्र को
है ना, फॉरेस्ट रिजर्व हमें बनाना है, घोषित करना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अब आप राजस्व विभाग में भी हैं, तो थोड़ी जानकारी इसकी आपको होनी चाहिए, और वन सेवा की भी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो बताइए फॉरेस्ट रिजर्व हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैम इसके लिए मैम राज्य द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इसके संबंधित, हम्म, और फिर उसको यदि अप्रोप्रिएट माना जाता है जगह, यदि उस लायक है किसी कंजर्वेशन या कोई हार्मफुल स्पीसीज है जो होता है जिसका एक्सटिंक्शन होने वाला है, तो उस स्थिति में बनाया जाता राजस्व विभाग का क्या रोल है इसमें, है। मैम जो फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करने में किसी स्थान को? यदि भूमि किसकी है, वन विभाग की है, राजस्व विभाग की, पहले ये देखना पड़ेगा। यदि राजस्व विभाग है तो उससे भूमि के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, कितना एरिया लेना है और उसको घोषित करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन करता है ये काम, ये जो प्रोसीजर है जो ग्राउंड पे होनी है उसको कौन करता है? सर। यदि ग्राउंड पे यदि जमीन का तो पटवारी करेगा, मतलब कि कौन सी जमीन किसको बिलोंग करती, या तो वो किसी की निजी संपत्ति है या गवर्नमेंट संपत्ति, इसका डिक्लेरेशन पटवारी द्वारा किया जाएगा। पटवारी करते हैं, तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं वो पटवारी होते हैं? नहीं मैम, वो यदि फॉरेस्ट विभाग में तो फॉरेस्टर वो होता है, और यदि राजस्व में पटवारी होता है। राजस्व पटवारी होता है। यस। कहाँ लिखा है ये, कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा तो नहीं मैम, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वन विभाग मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, और राजस्व से पटवारी और ये लोग जाते हैं, मिल के वहाँ पे डिसाइड करते फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर पटवारी होते हैं ना? हैं। नहीं मैम, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर तो नहीं होंगे, हम्म। वो मतलब राजस्व को वहाँ पे कौन से एक्ट में है ये फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर टर्म? ये मैम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में। नहीं, सब गड़बड़ जा रही है। पटवारी हो तो राजस्व के साथ वन विभाग का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो सब इसी में, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको नहीं मालूम है, ये बताएंगे हम आपको इसको, ठीक। है ना। बाकी आपने आईटी में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, जी कह रहा हूँ फिल्म लिखना, तो आईटी से संबंधित फॉरेस्ट विभाग के कुछ बता सकते हैं एप्लीकेशन? एक तो वेबसाइट एमपी फॉरेस्ट वाली, उसकी एक आईटी विंग भी, आईटीजीआईएस विंग है, हम्म, और एक इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर ई ऑक्शन किए जाते हैं, हम्म। और फॉरेस्ट संबंधी ऐप भी है एक तो। अच्छा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है फॉरेस्ट में रहने वाले लोग और राजस्व में रहने वाले लोगों का, है ना, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें एज ए पटवारी आपका क्या रोल है? मैम यदि मुख्यतः जो यदि विवाद होता है वो अतिक्रमण और इनसे संबंधित होता है, तो उसमें लैंड डिफाइन करना कि बाउंड्री किसकी है, कि राजस्व की भूमि है, वन की भूमि होती, तो ये पटवारी द्वारा बताया जाएगा कि ये नक्शा है तो आप बताओगे और फॉरेस्ट वाले मान लेंगे क्या? नहीं, डिस्प्यूट तो रहेगा मैम, लेकिन फॉरेस्ट वाले डिसाइड, उनके पास भी मैप रहेगा उनका, राजस्व वाले कैसे डिसाइड होगा फिर फाइनली? मैम, यही तो लड़ाई है कि वन विभाग कहेगा ये वन विभाग की भूमि है, राजस्व विभाग कहेगा राजस्व विभाग की भूमि है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये किस विभाग की भूमि है? मैम यदि विवाद बढ़ता है तो फिर ऊपर अधिकारी लेवल पर डिसाइड किया जाएगा। कैसे डिसाइड किया जाएगा? कलेक्टर मैम, कलेक्टर से कोई बैठ के मीटिंग लेके डिसाइड करेंगे। वो मीटिंग लेके डिसाइड कर लेंगे? चाहते हैं नहीं, ये पटवारी से अपेक्षा नहीं हो हाँ, सकती। वही एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह थोड़ा रही हूँ। थोड़ा सा ठीक ठाक उत्तर दीजिए। अभी अभी उसको इतनी जानकारी है, मार्च में ज्वाइन किया है ना? हाँ ठीक है, इसको पढ़ देखना, लेकिन अभी जाके कब है इंटरव्यू, आपकी डेट आई है क्या? मैम, इसकी 14 तारीख को फॉरेस्ट की आ जाएगी, सिविल की आ गई थी, 14 तारीख को पता चल जाएगा कि कब अभी नहीं interview आई, पता चला ना, तो अभी आपके पास समय है। देखो, ये बहुत क्रूशियल है जो मैं पूछ रही हूँ और आप बता नहीं पा रहे हो, जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पटवारी ये के ये तौर पे। ये जो मैडम पूछ रहे हैं ना, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसकी बहुत संभावना है। हाँ, क्योंकि ये फील्ड के चैलेंज है, हमने खुद उसको फेस किया है ना, तो अभी आप उसको देखना सर। पटवारी जी, जी सर। कई सारे आदिवासियों ने, कई सारे लोकलाइट्स जिसको हम बोलते हैं इंडिजिनस पीपल, यस उन्होंने जो है फॉरेस्ट पे जो है कब्जा किया हुआ है, फॉरेस्ट की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, और कुछ लोगों ने अपने मकान बना लिए।
जी सर। और हाल ही में ये देखने में आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उन्होंने जो है अपना प्रकरण स्वीकृत करा के फॉरेस्ट की जमीन पर आवास का निर्माण कर दिया। अब आप वहां के पटवारी हैं, आपके पास में कंप्लेंट आई है ये कि अनाधिकृत रूप से जो है, क्योंकि जमीन तो राजस्व की होनी चाहिए, जी सर। फॉरेस्ट की जमीन पर जो है अनाधिकृत रूप से जो है लोगों ने मकान बना लिए, और चूंकि गवर्नमेंट के इसमें मकान बना लिए हैं, अब ये इशू जो है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब करें क्या इसमें। तो हाउ यू विल डील विद दिस सिचुएशन? सर यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमि है हाँ, और यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है, बोले मेरी भूमि है ये तो राजस्व को डील करना है सर। यदि पहले सर वो पहले देखना पड़ेगा कि जमीन किसकी है सर। कौन देखेगा? ये सर वहाँ पे सर पटवारी, तो यदि ग्राउंड पटवारी तो आप ही हैं वहाँ पर। सर, तो वो देखेगा कि अब- जमीन किसके अब- क्षेत्र में आ रही है। चूंकि आप पटवारी भी हैं और अब फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए, अब आप डील कैसे करेंगे? सर या तो मैं, यदि अतिक्रमण हुआ है तो या तो उन्हें जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर भाई वो तो बोलते आदिवासी, हम तो वनवासी हैं, वनों पर पहला अधिकार हमारा है। वो तो बोलते हैं भाई वो तो वनवासी हैं, बोले वन पे पहला अधिकार हमारा है। यदि इलीगल से यदि कब्जा किया हुआ है तो सर उन्हें हटाने की प्रोसेस करनी पड़ेगी। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान ही बना लिया उसने। सर इसमें दो किया जा सकता है, या तो यदि उनको यदि जरूरत है यदि आवास की, तो आगे यदि जो भी हेड होता है अधिकारी उनके बता सकते हैं कि सर इनको नीड है, तो यदि कुछ हो सकता है कि इनको पट्टा मट्टा दिलाया जा सके। और यदि वो उन्होंने कोई नीड नहीं हो और यदि जबरदस्ती कब्जा किया जा सकता तो उनको हटाना पड़ेगा। मतलब पट्टा दिया जा सकता है उस पर, यदि आप चाहेंगे तो उसको पट्टा दे देंगे वो जमीन का? नहीं सर, वो सब इन्फॉर्म कर सकता हूँ मैं सर, पट्टा तो ऊपर से सरकार द्वारा दिया जाता है। अच्छा अच्छा। एक और, चूंकि आप अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, संरक्षण करने में और सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार करेंगे आप? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपने ग्रेजुएशन किया है ना उसमें, आप बाकी जो पोस्टेड होंगे उनसे आप अलग हो, आप सब चीजें जानते हैं। सर वो जैसे कि सर जैसे टाइगर कंजर्वेशन में सर एमस्ट्रिप करके एक ऐप है, उसका उपयोग फॉरेस्ट कंजर्व जो टाइगर ट्रैकिंग में या जो भी अमला रहता है फॉरेस्ट का उसको ट्रैक करने में उसमें मदद कर सकते हैं, जिसमें आईटी का उपयोग होता है। और यदि वनों में आग लग जाती तो एक फास्ट सिस्टम है फॉरेस्ट फायर सिस्टम करके, तो इसका उपयोग उसमें आईटी का उपयोग किया जाता है। यदि ई ऑप्शनिंग करनी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करके, तो ई ऑप्शनिंग में उसका उपयोग होता है। और यदि फॉरेस्ट से संबंधित यदि कोई नोटिफिकेशन हुई है जारी करने की, एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है फॉरेस्ट की, उसमें भी आईटी का उपयोग हो रहा है। और यदि विंग्स होती है बहुत सारी जैसे कि GIS वेब विंग करके, तो उसमें भी आईटी का उपयोग होता है। एक और चीज जो अक्सर जो है मेरे देखने में आई है, चूंकि मैं भी ऐसी जगह कई बार पोस्टेड रहा हूँ, आजकल जो है चूंकि विल्ड एनिमल्स को हम मार नहीं सकते, उन पर किसी तरह का आक्रमण नहीं कर सकते, आजकल जो है फॉरेस्ट से जो है विल्ड एनिमल्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, फार्मर्स के खेत में घुस रहे हैं सब। यस सर। और बहुतायत की संख्या में होते हैं, जैसे डियर्स 50-50, 100-100 डियर्स एक साथ पूरे खेतों में घुसते हैं और उसकी फसल। अब यार आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, अब किसान का पूरा खेत जो है रात भर में, अब किसान तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, ना कहीं कुछ गोली चला सकता है, ना उनको मार सकता है कुछ। यदि कुछ मार देने में यदि किसी की हत्या हो गई, कोई जानवर मर गया, तो फिर उसकी खैर नहीं हो, तो फिर आप छोड़ोगे नहीं उसको। यार कैसे उनकी, वो विल्ड एनिमल्स, आप फॉरेस्ट ऑफिसर है तो आपके फॉरेस्ट की रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करेंगे आप उसमें? सर जैसे कि यदि कोई जो यदि पास में यदि रेंज है या कोई बनी हुई, यदि उससे
से जा रहे हैं तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहेगी कि उनको फॉरेस्ट के अंदर ही रखा जाए, तो बाहर नहीं जाने दे, तो निगरानी बढ़ा सकते हैं या वहाँ पे यदि ज़रूरत पड़े तो फेंसिंग या टेंच लगवा सकते हैं। और यदि यदि नुकसान हो गया किसान का तो इस संबंध में यदि गवर्नमेंट वन विभाग द्वारा उनको क्षतिपूर्ति भी की जाती है। अच्छा, ये ऐसा प्रावधान है कि यदि विल्ड एनिमल्स यदि किसी किसान की यदि खेती का नुकसान कर देते हैं तो वन विभाग उनको मुआवजा देता है, क्षतिपूर्ति की जाती है ऐसा प्रावधान है कहीं? कौन से एक्ट में है? सर? फॉरेस्ट के एक्ट में है या रेवेन्यू के एक्ट में है? कहाँ प्रावधान ऐसा बना हुआ है? कौन इसकी, क्योंकि आप तो फॉरेस्ट ऑफिसर है, जमीन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाएगा। अब उसकी क्षतिपूर्ति का आकलन करेगा कौन? अब सर यदि क्षतिपूर्ति हो गई तो यदि उसे RBC 6.4 होता है उसके तहत क्षतिपूर्ति दी जाती है राजस्व में यदि हुआ है, और यदि उसने बीमा करवाया हुआ है फसल का तो उससे बीमा भी मिल सकता है सर। अच्छा, इसमें बीमा मिलता है, इसमें है प्रावधान बीमा? आपने पढ़ा फसल बीमा योजना में प्रावधान है कैसा? सर उसमें यदि फसल के नुकसान का लिखा हुआ है सर। अच्छा, आपने उसका पूरा पढ़ा है? फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है सर कि यदि जंगली जानवर यदि फसल को नुकसान पहुंचा देंगे तो उसे बीमा कंपनी जो है उसकी भरपाई करेगी? जानवरों का तो नहीं अभी आप बोले यार बीमा से उसको जो है दिलाएंगे, तो आप बोले सर उसमें सर क्षतिपूर्ति का लिखा हुआ था कि नुकसान होने पे। हाँ, तो कौन सी क्षतिपूर्ति हुई तो मैं बोल रहा हूँ सर इसके बारे में पता नहीं सर, मैं पढ़ के। अरे यार आप तो सर्वे करते हैं यार, आप तो यार हैं, आपकी ट्रेनिंग में ये सब चीज बताई होगी ना? एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा अभी तो 6 महीने ऑफिस अटैचमेंट और अच्छा है ना रोहित, देखो कोई दिक्कत आपका अच्छा है ना, मतलब ओवरऑल अच्छा है, लेकिन आप क्योंकि आप पटवारी हो गए हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी अन्य बच्चों की तुलना में, है ना। तो भले आपको फील्ड का भी बहुत अधिक नॉलेज नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को, 6 महीने में कोई इतना नहीं सीख सकता। स्टिल अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम देने जा रहे हैं और आप ऑलरेडी पटवारी हैं तो ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेकर के आना चाहिए ना, भले प्रैक्टिकल ना हो। मतलब आप आज इंटरव्यू में जो आए हैं फॉरेस्ट सर्विस की, आप प्रिपेयर होके नहीं आए हैं। अगर प्रिपेयर होके आते तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पटवारी का फॉरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है, SDM का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर कौन है ना, कैसे हम फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करते हैं, दोनों में विवाद होगा तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, ये बहुत बेसिक चीज है। आप नहीं प्रिपेयर किए हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करके आना इसको, है ना। भले ही आपको प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में है ये, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर पटवारी नहीं होते हैं, है ना। तो इसको और अच्छे से, अभी मैं नहीं बता रही हूँ, पूरा तुम पढ़ के आना अगली बार। सर आप अपनी तरफ से कुछ बता दीजिए। मैडम ने जो बताया उसी से रिलेटेड है, मामला जमीन का है, चाहे जमीन जंगल की हो चाहे राजस्व की हो, जब दोनों में डिस्प्यूट है तो सुलझाया कौन, कैसे सुलझेगा, रिपीट हो जाएगा, मतलब उस पर आप विचार करिएगा। ठीक है सर। ऐसे ही जो सेटलमेंट के साथ जो क्वेश्चन करे थे वो ठीक है, थोड़ा सा जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं धार जिले की, तो थोड़ा सा पता कर लोगे कि बताना है? नहीं कर लूंगा, पता कर लो सर, आप अपनी तरफ से कुछ 1-2 पॉइंट्स बता दीजिए अपने एक्सपीरियंस, नहीं तो ये दिन भर परेशान रहेंगे किससे पूछें। आप वहाँ अभी वहीं पेटलाबाद रहते हो? नहीं मैम, अभी सर अभी यहीं पे इंदौरी। इंदौरी। कोई बात नहीं, अभी तो ये थोड़ा सा समय वो होगा, तो आप कभी किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछेंगे, सब बता देंगे, या किसी राजस्व वाले भी सीनियर अफसर से पूछेंगे, बताएगा, है ना। ठीक है। या लोकल तो आपको खुद को ही समझ रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही काम करेगा, है ना। किसी भी एरिया को SDM जो रहेंगे वो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर रहेंगे, सर्वे करेंगे, रिपोर्ट तैयार होगी, है ना, और फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के सब काम होगा। कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो उसका SDM ही जो है सिविल कोर्ट की तरह उसकी सुनवाई करेगा, है ना। अगर हमने कहा है कि इसको हम फॉरेस्ट
रिजर्व घोषित करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को उसमें समस्या है तो वो अपना जो है पक्ष एसडीएम के सामने रखेगा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास जाएगी, तो ये प्रोसेस रहेगी उसकी। और डिस्प्यूट भी होगा तो उसी तरीके से दोनों विभाग के अधिकारी मिल करके अपनी रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को भेजेंगे, है ना। वो जानकारी में निकाल दूंगा इसकी थोड़ी। हाँ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, खासकर हमारे रेवेन्यू से संबंधित।